संस्कृत व्याकरण के महासंग्राम में यानी रीड संस्कृत भाषा के महासंग्राम में मैं हूं के शिक्षा गुरु और आप देख रहे हैं के शिक्षा गुरु संस्कृत यूट्यूब चैनल। इस समय ये 14वां वीडियो है और इसी तरह से रीड संस्कृत भाषा के संपूर्ण क्लासें हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप आई बटन दबा करके या फिर प्लेलिस्ट में जा करके लाइव क्लास की लिंक प्राप्त करके पूरा का पूरा अध्ययन कर सकते हो। इसके अलावा हमारे चैनल पर कक्षा 6 से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत पढ़ाई हुई है, उसका भी अध्ययन आप छात्रों को करवा सकते हो। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो व्यंजन संधि की चौथी संधि से। तो ये आपकी यहाँ पर चौथी संधि है अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि से शुरू करेंगे क्योंकि पिछले वीडियो में जस्त्व संधि, चरत्व संधि और अनुनासिक संधि हमने पढ़ ली थी और उसके अलावा संधि, शब्दरूप, धातुरूप जो भी 25 टॉपिक बनते हैं संस्कृत व्याकरण के रीट के दौरान, वो सारे के सारे हमारे चैनल पर पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये अनुस्वार संधि अभी शुरू करेंगे, फिर परस्वर्ण, पूर्व सवर्ण, गमुडागम, तुकागम और कुकुटगागम और सचुत्व संधि, इष्टुत्व संधि और छत्व संधि, ये एक अलग सा पोर्शन है। और ये जो आपके आगम का अलग सा पोर्शन है और 1 से लगाकर 6 तक अलग सा पोर्शन है। तो यहाँ पर आपके एक तो जस्त्व संधि, एक चरत्व संधि, एक आपकी ये परसवर्ण संधि, ये पूर्व सवर्ण संधि, अनुस्वार संधि, अनुनासिक संधि, ये संधियां हैं। इसमें कुछ समानता पाई जाती है और मुख्य रूप से आपके अनुनासिक संधि, अनुस्वार संधि, परसवर्ण संधि और पूर्व सवर्ण संधि, ये 4 संधियां हैं, इसमें एक समानता पाई जाती है। जस्त्व चरत्व में एक समानता होती है, जो मुख्य रूप से जस्त्व और चरत्व 2 ही संधि होती है और उसके अंदर जो प्रथम पद का अंतिम अक्षर और द्वितीय पद का प्रथम अक्षर है उसके हिसाब से जस्त्व चरत्व में डिवाइडेड है। बाकी इसमें एक बहुत बड़ी समानता है, वो भी हम आपको बताएंगे। ये 3 तो आगम है, इसके अंदर मन से लिखा जाता है और सचुत्व, इष्टुत्व ये आपकी योग विशिष्ट संधि है जो सबसे अलग है, भिन्न है। और इसी के अंदर से आपकी जो है छत्व संधि है, ये भी जो आगम प्रकार की संधि है। तो सारी की सारी संधि डिटेल से यहाँ बताई जा रही है। तो आपने अगर स्वर संधि का अध्ययन नहीं किया तो हमारे चैनल पर कर दीजिए और उससे पहले जस्त्व, चरत्व और अनुनासिक संधि पढ़ाई हुई है 13वें वीडियो में, वो भी आप पढ़ लें। अब 14वां वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि प्रत्येक संधि के लिए अलग अलग सूत्र है, तो यहां पर आपकी अनुस्वार संधि है, इसके लिए भी एक सूत्र है मौनुस्वार्य। मौनुस्वार्य का संधि विच्छेद होता है मह प्लस अनुस्वार है। इसका मतलब ये होता है कि जो आपका म है उसका अनुस्वार बनेगा। ये जो अनुस्वार होता है ना, ये अनुस्वार बनेगा। कब बनेगा? पोजीशन क्या है कि मैं के बाद में कोई भी व्यंजन आ जाएगा ना, तो वहां पर मैं का अनुस्वार बनेगा। ये बहुत ही बड़ी मिस्ट्री और बहुत ही बड़ी एक संस्कृत का बहुत बड़ा नियम है। इसको थोड़ा एक डिटेल बता देते हैं, फिर आपको जो है आगे इस संधि को बढ़ाते हैं। यहां हमने 2 वाक्य लिखे हैं, आप देख सकते हो। राम है कृष्णम पश्यति, तो यहां पर आपके संधि है। यहां पर क्या है? संधि है। राम है कृष्णम पश्यति, यहां आपकी संधि है। और नीचे जो लिखा है राम है कृष्णम अपश्यत, यहां पर संधि नहीं है। ठीक है ना? तो ये कैसे हुआ देखिए, कृष्णम और पश्यति के बीच में देखिए, यहां पर कृष्णम, यहां पर क्या है? कृष्ण मूल शब्द तो ये है प्लस पश्यति, ऐसा हुआ। तो यहां पर क्या होगा आप देख सकते हो। इसका जब संधि करेंगे तो देखिए बाद में क्या आ रहा है? अनुस्वार, मौनुस्वार है, मैं का अनुस्वार बनेगा। अगर बाद में कोई व्यंजन आएगा तो यहां पर वह पै क्या है? व्यंजन है, इसलिए इसका अनुस्वार बन जाएगा कृष्णम और उसके बाद में पश्यति। इस तरह से आपका यह बन गया कृष्णम पश्यति। इसलिए संस्कृत पाठ्य पुस्तक में आप कहीं पर भी देखेंगे कि ये अनुस्वार कहाँ आता है, मैं कहाँ आता है। मैं वहां आता है जहां बाद वाले शब्द का पहला अक्षर क्या होना चाहिए? स्वर होना चाहिए। तो यहां पर मैं आएगा, यानी कि यहां कोई भी संधि नहीं होगी। संधि तब होगी जब अनुस्वार बनेगा। तो यहां पर आपके ये अनुस्वार संधि नहीं है क्योंकि मैं का अनुस्वार नहीं बना, क्योंकि सूत्र क्या कहता है? मौनुस्वार है, यानी कि मैं का ही अनुस्वार बनेगा, बाकी किसी का नहीं बनेगा। इसके 4 सूत्र है। पहला सूत्र है और मुख्य सूत्र है अनुस्वार संधि का। अनुस्वार संधि में अनुस्वार पाया जाता है और वो अनुस्वार मैं का बनता है।
और इसके बाद में जो अनुस्वार संधि होती है वहां परस्वर्ण संधि भी होती है, अनुस्वार से यही परस्वर्ण से, वो इसके बाद में है तो उसको भी इससे कंपेयर कर देंगे। लेकिन पहले अनुस्वार संधि को और ज्यादा डिटेल से समझ लेते हैं। यहां पर मैंने लिखा है दिवंगतः, तो आपको अनुस्वार दिख गया मतलब अनुस्वार संधि है, समझ में आ गया। जैसे मैंने लिखा अंक, अंक के ऊपर क्या है, अनुस्वार है मतलब अनुस्वार संधि, समझ में आया ना। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो अनुस्वार का म बना देंगे, क्या है, दिवम प्लस गता। यहां विसर्ग है नहीं है, उसका बाद वाले का कोई टेंशन नहीं, प्लस के पास में क्या मिस्ट्री है उसका अपन को सोचना है, समझना है। तो यहां पर दिवम गत है। अब वापस संधि करेंगे तो बाद वाले शब्द का पहला अक्षर क्या है, व्यंजन है, ग व्यंजन है, ग के बाद में अह, तो इसका क्या है, अनुस्वार बना दो। तो यहां हमने बना दिया दिवम गतः। तो यहां पर आपके जो है द्वितीय तत्पुरुष समास भी है, क्योंकि यहां पर द्वितीय विभक्ति है और यहां गम धातु और कत प्रत्यय है, कत कत्वतु निष्ठा, ठीक है ना। तो कत प्रत्यय होने के दिवम यानी स्वर्ग लोक को द्वितीय विभक्ति, और गता यानी गया हुआ, गम धातु कत प्रत्यय, स्वर्ग लोक में गया हुआ उसे कहते हैं दिवंगत। ये तो प्रत्ययों की और अर्थ की बात है, अपन लोग संधि पढ़ रहे हैं। अंक का संधि विच्छेद क्या है, अम प्लस क, ठीक है ना। तो यहां पर मैं है, उसके बाद में क क्या है, क व्यंजन है, इसलिए मैं का अनुस्वार बना दो, अम प्लस क, इसलिए यहां पर यह अनुस्वार है। तो अपन क्या करेंगे, अंक इस तरह से करेंगे। फिर इसका परस्वर्ण संधि होगी तो इस तरह से अंक बन जाएगा, इसका बन जाएगा दिवंगतः, इस तरह से ये परस्वर्ण संधि से बनेगा। अनुस्वार से यही परस्वर्ण है, वो इसके बाद में अभी पढ़ेंगे। परंतु ध्यान रहे, परस्वर्ण संधि कहां पर होती है, जहां पर शब्द को मिलाया जाना संभव हो, दोनों शब्दों को मिलाया जाना संभव हो, वहां पर परस्वर्ण संधि है। जैसे यहां पर एक शब्द है हरीम प्लस वंदे, तो यहां पर जो है आपके परस्वर्ण संधि नहीं होगी। पहली बात तो यहां पर वह आ रहा है, वह का कोई परस्वर्ण नहीं होता है। तो यहां पर जैसे माह, तो मैं का वह क्या है, व्यंजन है, क्योंकि हमने बताया आपको मैं के बाद में कोई भी व्यंजन आएगा तो मैं का अनुस्वार बनेगा, बस अनुस्वार संधि खत्म। बहुत सिंपल, बहुत सीधी, बहुत सरल संधि है अनुस्वार संधि। अरे भैया, इससे पहले हमने अनुनासिक संधि पढ़ी थी। अनुनासिक संधि है वो बिल्कुल अलग है। अनुनासिक संधि है वो आपके जस्व संधि में से निकलती है, वो कहती है कि प्लस के बाद में पांचवा आया तो यहां जो भी है उसको पांचवा बनाता हूं, इसीलिए वहां पर क्या है, जैसे सत प्लस नति, सत प्लस नति, तो यहां पर जो ये पांचवा है तो इसको भी पांचवा बनाएगा, सन्नति। ये अनुनासिक संधि है। अनुनासिक संधि में द्वितीय पद का प्रथम अक्षर पांचवा होता है, और यहां पर द्वितीय पद का प्रथम अक्षर कोई भी व्यंजन हो सकता है, लेकिन प्रथम पद का अंतिम अक्षर पांचवा ही होता है, वो क्या बनता है, अनुस्वार बनता है। ये होगी आपकी अनुस्वार संधि। कभी भी नहीं उलझना, अनुनासिक संधि है उसको जस्व संधि से जोड़ देना, और अनुस्वार संधि है उसको परस्वर्ण संधि से जोड़ देना, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो पढ़ते हैं, देखिए उससे पहले हरीम वंदे हैं तो उसका क्या बनेगा, हरीम वंदे। ये शब्द अलग अलग पढ़े हैं लेकिन इसमें संधि है, तो यहां पर परस्वर्ण संधि संभव नहीं है। जैसे दिवंगत है, गंगा है, चंचल है, मंजू है, इस तरह के शब्द है, वहां पर परस्वर्ण संधि संभव है। और जो है परस्वर्ण संधि भी तीन प्रकार की है, तो वो डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन इस संधि के 4 सूत्र है। तो एक सूत्र मोनुस्वार क्लियर हुए हैं, 3 सूत्र छोटे छोटे हैं उसको भी क्लियर कर देते हैं, फिर लेते हैं परस्वर्ण। तो दूसरा सूत्र है अपना, दूसरा इस अनुस्वार संधि का दूसरा सूत्र है मो राजी समय क्वो। इसको ध्यान से देखिए, यहां पर जो है 1 2 3 4 शब्द है, चारों को डिटेल से बता देते हैं। और ये आपका निषेध है, निषेध सूत्र है। निषेध सूत्र उसे कहते हैं कि मैं अनुस्वार संधि नहीं करूंगा। तो पहले दे देखिए, राजी और क्वौ, ये इसमें दोनों में सप्तमी एक वचन है। तो राजी का मतलब होता है राज धातु, राज धातु, और ये क्वौ, क्वौ का मतलब होता है कि आपका इसके अंदर जो प्रत्यय होना चाहिए वो यहां क्विप प्रत्यय बोल रहा है। क्वौ का मतलब होता है क्विप प्रत्यय, क्विप प्रत्यय होना चाहिए, राज धातु और क्विप प्रत्यय होना चाहिए। ये सप्तमी विभक्ति, इसमें भी एक वचन है, इसमें भी, इसका मतलब ये द्वितीय पद के प्रथम अक्षर है। और यहां पर लिखा है सम, इस सम का मतलब होता है सम, समय है का मतलब होता है सम उपसर्ग का, षष्ठी एक वचन है। तो सम उपसर्ग का जो
वो म ही रहेगा, उसका अनुस्वार नहीं बनेगा, उसका अनुस्वार नहीं बनेगा। मोराजी समय क्वौ, ये सूत्र है आपका। और इसका उदाहरण है वो है जैसे सम प्लस राट। राट के अंदर जो है आपके जो राज धातु है उसके प्रत्यय भी है, तो सम प्लस राट शब्द है, इसके अंदर ये करेंगे सम और राट, सम्राट, तो इस तरह से ये गलत हो जाएगा। इसीलिए इसको क्या करेंगे, इसको जो है मैं को मैं ही रखेंगे। जब मैं को मैं ही रखेंगे तो मैं के र है वो इसके नीचे आ जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा सम्राट। तो सम्राट शब्द बनता है, उसके अंदर मौन अनुस्वार है, सूत्र काम नहीं करता है। केवल एक शब्द की सिद्धि के लिए मोराजी समय क्वौ सूत्र बनाना पड़ा, निषेध सूत्र। तो ये ध्यान रखना, सम उपसर्ग के साथ में राट शब्द आया तो मौनुस्वार है, मत लगाना। वहां पर आपको जो है मोराजी समय क्वौ सूत्र लगा करके सम का जो म है उसका लोप, उसका जो अनुस्वार है वो नहीं बनाना है। अगला सूत्र है, बिल्कुल सिंपल है, एक ही शब्द है, हेम परे वा। हेम परे वा नहीं है, हे मा परे वा, हेम परे वा नहीं है, हे मा परे वा। तो हे भी आपके सप्तमी विभक्ति है और मपरे के अंदर भी सप्तमी विभक्ति है। वा का मतलब होता है ये वैकल्पिक संधि है, और वैकल्पिक संधि उसे कहते हैं जहां पर ये भी होगा और वो भी होगा। वो क्या, अनुस्वार संधि भी होगी और नहीं भी होगी, यानी निषेध भी होगा और संधि भी होगी। इसलिए ये निषेध संधि नहीं है, ये सूत्र आपका वैकल्पिक सूत्र है। निषेध सूत्र तो आपके जो इससे पहले पढ़ा था दूसरा सूत्र, वो आपका निषेध सूत्र था जिसमें सम्राट शब्द बना था। अब ये क्या कहता है, हे म परे, हे यानी ह, क्योंकि सप्तमी एक वचन है, ह शब्द है, ह शब्द में सप्तमी एक वचना, है के बाद में म परे म हो, है के बाद में म हो, तो ये दोनों बाद में आ गए, यानी द्वितीय पद का प्रथम अक्षर आ गया। पहले ह आना चाहिए, उसके जस्ट बाद में म आना चाहिए। परे, परे का मतलब बाद में, है के बाद में म आए, वाह का मतलब वैकल्पिक संधि है ये। तो पहले क्या आएगा, वो पहले वाले सूत्र में बता दिया उसने, समय सम उपसर्ग है, तो सम उपसर्ग है, उसके बाद में ह और है के जस्ट बाद में म है। तो यहां पर शब्द आपका देख सकते हो, सम उपसर्ग है, ह के जस्ट बाद में म है। हमलयति, सम हमलयति, सम प्लस हमलयति, तो हे म परे वा सूत्र है। उसके हिसाब से देखो, ज्यादा भारी नहीं, सूत्र दिमाग में रखना है भैया, भारी नहीं मानना। भारी मानोगे तो याद नहीं रहेगा, सरल मानोगे तो बस आपके माइंड में रह जाएगा, और आपके माइंड में रह गए तो क्वेश्चन राइट हो जाएगा, क्वेश्चन राइट हो गए तो सिलेक्शन हो जाएगा बस। तो यहां पर देखिए सम और हमलयति, तो यहां सबसे पहले ये हे म परे सूत्र लगाते हैं, तो उससे क्या होगा, सम प्लस हमलयति, ये लगाया तो शब्द क्या बना, ये बना सम सहमलयति, ये शब्द बना। ये शब्द आपके अनुस्वार संधि से बना, ठीक है ना। अब अनुस्वार संधि से बना है तो इस हे मा परे वाह का मतलब इसी से अपन जो है इस मैं को मैं ही रखेंगे, मैं को मैं ही रखेंगे। जिस तरह से सम्राट में रखा था परमानेंटली, यहां पर तो विकल्प रूप से रखते हैं। तो क्या बनेगा, सम हमलयति, ये शब्द बनेगा। यानी अनुस्वार की जगह मैं भी लिख सकते हैं और अनुस्वार भी लिख सकते हैं, दोनों शब्द राइट है। अब आपके अनुस्वार संधि का अंतिम है जो सूत्र है न परे न, ये सूत्र उसी सूत्र पर निर्भर है जो पहले सूत्र अभी अभी अपन ने पढ़ा था, हे मैं परे वाला सूत्र था ना, हे मैं परे वाह, उस सूत्र के अनुसार ही ये है। ये क्या है, न परे न। बाकी सब पोजीशन सेम है, क्या सेम है, यहां पर शम है और यहां पर ह, बाकी सब सेम है, लेकिन यहां पर न परे, यहां पर न आएगा, न परे न परे, यानी यहां पर जैसे हनुते लिख दिया अपन ने, हनुते, तो है के जस्ट बाद में पहले क्या आ रहा था, हमलयति, मैं आ रहा था। तो यहां पर जो है ये सम उपसर्ग सेम, यहां पर मैं और उसके बाद में ह और उसके बाद में न, ये तीन कंडीशन आ जाए तो यहां पर क्या कहेगा, न परे न, यानी न है के जस्ट बाद में न आएगा तो इस मैं का न बनेगा, ये न बनेगा। ये कहता है न परे न,
न परे न। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि न परे न और हेम परे वाह। हेम परे वाह का मतलब वो भी वैकल्पिक संधि थी और ये भी आपके वैकल्पिक संधि है। तो यहां पर दोनों शब्द बनाते हैं। पहले तो इसका न बनाते हैं, सन हनुते, सन हनुते। ये शब्द भी सही है, किसके हिसाब से, न बनाओगे तो। अब इसका अनुस्वार बनाओ, संग हनुते, सहनुते। ये भी राइट है और ये भी राइट है, समझ रहे हो। तो ये अनुस्वार संधि के अंदर दो चीज है, हे मैं परे वा और न परे न। और इसके अलावा जो निषेध सूत्र था आपके शम उपसर्ग के बाद में जो है आपका राज धातु के अंदर क्विप प्रत्यय आ जाए तो सम्राट शब्द बनता है। इन तीनों सूत्रों को माइंड में रखने। और मोनुस्वार है तो आपको याद ही है, वो तो अनुस्वार संधि की आत्मा है। मैं का अनुस्वार बनता है अगर बाद में कोई व्यंजन आते हैं। तो आप संधि इतनी पढ़ते हो कि मैं के बाद में कोई अनुस्वार मैं के बाद में कोई भी स्वर आएगा, व्यंजन आएगा तो मैं का अनुस्वार बनेगा, लेकिन वहां तक सीमित नहीं है। ये तीन बातें और याद रखना। अब आपकी परस्वर्ण संधि है। परस्वर्ण संधि बिल्कुल इजी है और इसके सूत्र से समझोगे तो और भी ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसका सूत्र क्या कहता है, देखिए सूत्र यह कहता है अनुस्वारस्य यई परस्वरणे, परस्वरणे। तो इस सूत्र को व्यवस्थित करते हैं। यही के अंदर देखिए सप्तमी एक वचन है तो ये यय प्रत्याहार इधर आ गया। इधर कौन सा प्रत्याहार आ गया, यय प्रत्याहार आ गया। अब ये अनुस्वारस्य परस्वरणे ये हो गया। यहां पर अनुस्वार है उसका पर सवर्ण होगा, पर सवर्ण होगा। अब पर सवर्ण क्या है, देखिए पूर्व रूप और पर रूप वो अलग चीज है। पर सवर्ण और पूर्व सवर्ण अलग है। ये सवर्ण है ना, ये व्यंजन संधियां हैं। पूर्व सवर्ण पर सवर्ण, पूर्व सवर्ण आगे आएगी जो आपके जस्व संधि का ही एक प्रकार है। जस्व संधि के जस्व संधि के अंदर से दो संधि निकल रही है। एक तो हमने जो आपके अनुनासिक पढ़ी वो जस्व संधि के अंदर से निकल रही थी, एक आपकी पूर्व सवर्ण निकलेगी वो भी जस्व संधि के अंदर से ही निकल रही है। तो जस्व संधि के अंदर से दो संधियां निकल रही है, अनुनासिक और पूर्व सवर्ण। लेकिन ये अनुस्वार संधि है, उस अनुस्वार संधि के अंदर से पर सवर्ण संधि निकली है। तो ज्यादा डिटेल में आपको समझा देते हैं। सवर्ण का मतलब होता है समान वर्ण, सवर्ण का मतलब होता है समान वर्ण, समान वर्ण। पर यानी बाद वाले, बाद वाले जैसा, बाद वाले के समान वर्ण, बाद वाले के समान वर्ण। पर यानी बाद वाले के स यानी समान वर्ण। अब यज प्रत्याहार के अंदर क्या आता है, हय वरटलन यमंगण नम झमय दड़ग जब गड़ कपय, कपय, कपय तक। तो यहां पर आपके कितने अक्षर आ गए, सस सर श को छोड़ करके सारे आ रहे हैं। तो कौन कौन से आ रहे हैं, पहले तो आपके यहां पर यह प्रत्याहार में आते कौन कौन से, य व र ट मान्य नहीं है, य व र ट और ल, य व र ल यानी यरल आगे। और उसके बाद में जो है आपके ह नहीं आएगा, श है नहीं आएगा, बाकी सब आएगा। स ह ये नहीं आएगा, बाकी सब आएगा। बाकी कौन कौन से आएंगे, 25 अक्षर और आएंगे। तो इसका पर सवर्ण होगा। पर सवर्ण कैसे होगा, अनुस्वार से यही पर सवर्ण कैसे होता है, आप यहां तक समझ गए होगे। स्क्रीनशॉट लेकर के सुरक्षित रख दे। ये सूत्र का क्या है, व्याख्या है कि अनुस्वार है उसके बाद में यह प्रत्याहार आया तो अनुस्वार का पर सवर्ण बनेगा। यानी ये अनुस्वार इस बाद वाले जैसा बनेगा, वो कैसा होगा अभी समझाते हैं। तो देखिए यहां पर अनुस्वार है, अनुस्वार का पांचवा अक्षर ही बनता है। पांचवा अक्षर यानी उसी वर्ग का अंतिम अक्षर बनेगा, उसी वर्ग का अंतिम अक्षर बनेगा, अक्षर बनेगा जो बाद में होगा, जो बाद में होगा, जो बाद में होगा। समझ में आया, बाद में क्या होगा। मान लो यहां पर क वर्ग है तो इस अनुस्वार का पांचवा बनेगा किसका, क वर्ग का। बाद वाले पे डिपेंड करता है। यानी अनुस्वार के बाद में क वर्ग आ रहा है तो इस अनुस्वार का क वर्ग का पांचवा ड बनेगा। बात समझ में आया। और यहां मान लो अनुस्वार है और उसके बाद में च वर्ग है तो अनुस्वार का क्या बनेगा भाई, यह बनेगा। अनुस्वार है और अनुस्वार के बाद में जो है आपका ट वर्ग है तो अनुस्वार का क्या बनेगा, ण बनेगा। और यहां अनुस्वार है और अनुस्वार के बाद में त वर्ग है तो अनुस्वार का क्या बनेगा, न बनेगा, आधा न बनेगा। और यहां पर अनुस्वार है और अनुस्वार के बाद में यहां पर क्या है,
प वर्ग है तो अनुस्वार का क्या बनेगा, म बनेगा। लेकिन जो य र ल व ये चार और थे ना, क्योंकि यज प्रत्याहार है, अभी तक लिखा यही पर सवर्ण है, अनुस्वार के बाद में यज प्रत्याहार आ जाए तो पर सवर्ण होगा। ये परसवर्ण तीन प्रकार की है, पहला प्रकार पढ़ रहे हैं, फिर दूसरा प्रकार है यर लव का कैसे बनता है उसका पढ़ेंगे, और एक तोरली सूत्र है वो भी परसवर्ण है, तो वो भी इसके अंदर तीसरे प्रकार से पढ़ लेंगे। तो यहां पर तो आपने ये पढ़ लिया कि कोई भी वर्ग है उसका उसी वर्ग का अंतिम बनेगा। जैसे यहां पर क वर्ग है, क वर्ग है अनुस्वार के बाद में, तो यहां क वर्ग का क्या बनेगा, ड़ बनेगा आधा। जैसे मैंने यहां पर लिखा गम प्लस गा, यहां पर लिख देते हैं, एक एक डिटेल से यहां समझा देते हैं। जैसे मैंने लिखा गम प्लस गा, तो इसके अंदर कौन सी संधि है भैया, इसके अंदर जैसे आपको मिला है गम प्लस गा, तो उसके अंदर आप कौन सी संधि लिखोगे, पूछा जाएगा इसमें परसवर्ण है या अनुस्वार है, दोनों हैं, कभी मत भूलना। जब आपको गम प्लस गा मिलता है ना तो उसमें दोनों संधि है, कभी भी ये परसवर्ण गलत नहीं होगी, अनुस्वार गलत नहीं। देखिए इसकी संधि करेंगे ना तो सबसे पहले तो कौन सी होगी, पहले कौन सी आएगी, तो पहले तो अनुस्वार आएगी। तो यहां पर मैं के बाद में क्या है, कोई भी व्यंजन है, और व्यंजन आने की वजह से यहां पर क्या हो गया, गम प्लस गा, तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा गंगा। और ये कौन सी संधि है, ये अनुस्वार संधि है। बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं इस अनुस्वार की। अनुस्वारस्य, अनुस्वार का यही यानी बाद में यह प्रत्याहार है तो पर सवर्ण बनाओ, बाद वाले जैसा बनाओ। तो यहां पर गम का अनुस्वार का क्या बनाएगा, ये ग कौन से वर्ग का है, ये ग क वर्ग का है, क ख ग है ना। तो यहां पर इस गय का कोई नहीं मतलब नहीं है इसका, इस गय की बात कर रहे हैं हम। बाद वाले जैसा बनेगा उसे परसवर्ण संधि कहते हैं। तो ये बाद वाले जैसा यहां ड़ बन गया और उसके बाद में गा। अब ध्यान से देखिए, जो अक्षर पहले होता है आधा होता है वो ऊपर होता है, इसलिए गय को तो ऐसा कैसा लिख दिया, और ये ड़ है वो ऊपर लिख दिया आपने, और ये आधा है, और ये ग नीचे लिख देंगे। अब इसकी मात्रा यहां पर आती है तो ये गय की मात्रा है, ये बन गया गंगा। ऐसा शब्द आए वो होता है आपका परसवर्ण संधि का, और उसका सूत्र है वो आपके अनुस्वार से यही परसवर्ण सूत्र है। इसके तीन सूत्र है परसवर्ण संधि के, वह पदांतस्य और तोरली इसके जस्ट बाद में आएंगे, वो आपको अलग से समझाएंगे। तो यहां आप समझ गए हैं कि क वर्ग का किस तरह से अंतिम अक्षर बनता है। अब बात करते हैं च वर्ग की। जैसे मैंने लिखा चम प्लस चल, तो इसमें आपको इसकी दो संधि होगी, इसका अपन अनुस्वार करेंगे तो चंचल बन जाएगा, और ये आपकी संधि है अनुस्वार संधि। और अगर अपन परसवर्ण करेंगे तो यहां पर जो च वर्ग है ना, इसका अंतिम अक्षर इस मैं को बनाएंगे, नहीं इस अनुस्वार को बनाएंगे। इसका सीधा नहीं कर सकते अपन, इस मैं का यह नहीं बना सकते अपन, ठीक है ना, अनुस्वार का ही बना सकते क्योंकि सूत्र कह रहा है। अब इस अनुस्वार का जो है अपन इस वर्ग का अंतिम अक्षर च का अंतिम बनाएंगे, इस च का यहां कोई मतलब नहीं है तो ये यहां बना दिया, और चंचल, ठीक है ना। तो यहां पर दो शब्द बन गए, चंचल चंचल। तो ये दोनों राइट है संस्कृत में, हिंदी में भाषा में इसको मानक नहीं मानते, राइट तो है लेकिन मानक नहीं मानते क्योंकि ये तत्सम शब्द है, और ये हिंदी में मान्य है क्योंकि हिंदी आप लोग लिखते हो तो ये सही है, और ये कहते हैं कि गलत है, इसे मानक नहीं है, ये हिंदी सही है। जो हिंदी पढ़ाता है वो अगर ऐसा लिखता है तो उसे हिंदी पढ़नी नहीं, क्योंकि वो हिंदी ही गलत लिख रहा है तो हिंदी की हिंदी हो जाएगी भाई, लेकिन अपन तो यहां संस्कृत की हिंदी कर रहे हैं। तो देखिए यहां पर चंचल और यहां पर चंचल, एक बात याद रखना, इस चंचल का इस चंचल का संधि विच्छेद यही होगा। अगर इसका संधि विच्छेद पूछे तो यही होगा, इसका संधि विच्छेद पूछे तो यही होगा, लेकिन इसका संधि विच्छेद करने को कहे तो संधि विच्छेद ये होगा, परंतु इसको पूछे कि इसमें संधि कौन सी है तो इसमें परसवर्ण संधि है, और इसमें पूछे संधि कौन सी तो हमने भैया इससे पहले ही बोल दिया जहां अनुस्वार दिखे वहां अनुस्वार संधि, तो यहां अनुस्वार दिख रहा है अनुस्वार संधि। और यहां पर देखिए
पांचवा और जस्ट बाद में कोई भी उसी वर्ग के दो कंटिन्यू दिखे तो वहां पर परस्वर्ण संधि होती है। तो यहां आपने यह समझ लिया च वर्ग का। अब समझते हैं ट वर्ग का। जैसे मैंने लिख दिया पम प्लस डित, पम प्लस डित, तो ये मां है, इस मां को यहां पर ड आ रहा है, तो ड क्या है, व्यंजन है, तो पहले अनुस्वार करो इसका, तो ये अनुस्वार कर दिया और पंडित बन गया, ये पंडित बन गया भाई। अब पंडित बन गया, लेकिन ये अनुस्वार से यही परस्वरण, इस अनुस्वार का परस्वरण संधि बनाना है, तो ये ड, तो ट वर्ग का अंतिम बनाओ, ट वर्ग का अंतिम अक्षर ये होता है, आधा ण बनाना है, और उसके बाद में ये मात्रा हमेशा आधे अक्षर के अंदर होती है। इस तरह से पंडित लिखा हुआ है तो परस्वरण संधि है, और इस तरह से पंडित लिखा हुआ है तो आपकी कौन सी संधि है, वो है आपकी ये अनुस्वार संधि। अब आपके जैसे यहां पर मैंने लिख दिया साम प्लस त, तो यहां पर त वर्ग आ गया, तो इस सॉरी यहां पर शाम प्लस त, तो ये सही संधि विच्छेद है। अब इसका संधि करने जाएंगे तो यहां व्यंजन की वजह से क्या आ जाएगा, शाम अनुस्वार बन जाएगा, और ये तो अनुस्वार संधि होगी, और शांत ये होगी आपके परस्वर्ण संधि। अब पै वर्ग लेके आते हैं। जैसे मैंने लिख दिया कि पम प्लस पित, पम प्लस पित, तो इसका अनुस्वार संधि करेंगे तो पंपित हो जाएगा, और अनुस्वार नहीं करेंगे तो पंपित हो जाएगा, पंपित। लेकिन इस पंपित का संधि विच्छेद यह होता है, तो उसका मतलब यह नहीं है कि ये म और ये म सेम है, ये तो मोनुस्वार्य का है, और ये म है वो आपके परस्वरण का है, और ये अनुस्वार संधि का है। तो आपको अनुस्वार संधि का पहला नियम समझ में आ गया है। सूत्र आपका है वो है वा पदांतस्य। वा पदांतस्य सूत्र कहता है ये वैकल्पिक संधि है। वा का मतलब या फिर आप संधि कर सकते हो, पदांतस्य यानी पद के अंत में अगर म हो तो यहां पर आपके पद के अंतर, जैसे यहां पर हरीम लिखा है, हरीम प्लस वंदे, तो यहां पर आप वा पदांतस्य यानी कि आप जो है अपने कर सकते हो, इसको क्या परस्वरण कर सकते हो, परस्वरण कर सकते हो मतलब कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, दोनों चीज यहां पर आती है। तो एक चीज इससे पहले हम आपको समझा दें कि ये जो वंदे आया है ना, वंदे, उस वाली प्रॉब्लम है उसको सोल्व कर देते हैं, क्योंकि यह प्रत्याहार के अंदर एक तो क से लगाकर मैं तक आते हैं, तो उनका तो सोल्व हो गया कि क वर्ग आएगा तो ड़ बनेगा, च वर्ग आएगा तो य बनेगा, ट वर्ग आएगा तो न बनेगा, त वर्ग आएगा तो न बनेगा, प वर्ग आएगा तो इस मैं का क्या बनेगा, प वर्ग आएगा तो इस मैं का मैं ही बनेगा, क्योंकि प वर्ग का अंतिम अक्षर है। लेकिन बाद में अगर आपके यह आया तो क्या बनेगा, बाद में यह आया तो क्या बनेगा, अनुस्वार का परस्वरण बनाना पड़ेगा, बाद वाले जैसा बनाने पड़ेगा, मतलब अनुस्वार का चंद्र बिंदु वाला आधा यह बनेगा। और उसके बाद में र आया तो भी अनुस्वार का क्या बनाओगे, चंद्र बिंदु वाला र बनाओगे। और अनुस्वार के बाद में वह आया तो आप जानते ही हो चंद्र बिंदु वाला वह बनाएंगे। और उसके बाद में ल आया तो क्या करोगे, उसके बाद में ल आया तो आपके जो है यहां पर अनुस्वार का जो है आप लोग चंद्र बिंदु वाला ल बनाओगे। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है। यहां पर आप ये मत सोचना कि तोरली संधि है, तोरली संधि वो परस्वरण अलग है, वो बाद वाले जैसा अलग बनता है। यहां पर त वर्ग आता है बेरा, यहां पर त वर्ग आता है ना, तो यहां पर लय आता है तो त वर्ग का पूरे का लय बनता है, वो आधा लय बनता है। लेकिन यहां चंद्र बिंदु क्यों बनना है, क्योंकि यहां पर तो अनुस्वार है तो अनुस्वार तो पांचवा बनाता है, तो पांचवें जैसा बना दो, पांचवें जैसा बनाओगे तो अनुस्वार वाले बनाओगे। यहां पर यह आया तो चंद्र बिंदु वाला यह अनुस्वार का बनेगा, यहां पर रह आया तो चंद्र बिंदु वाला रह, यहां पर वह आया तो अनुस्वार का चंद्र बिंदु वाला वह, यहां पर लय आया तो पहले अनुस्वार होगा उसका चंद्र बिंदु वाला लय होगा। बात समझ में आ गई। यह परस्वरण संधि का दूसरा नियम है। अब इसका एक उदाहरण भी दिखवा देते हैं आपको। जैसे ये सम प्लस यंता, ये शब्द है सम प्लस यंता, तो ध्यानपूर्वक देखिए, यहां पर मैं और यहां पर व्यंजन,
पहली बात तो मोनुस्वारे की, मोनुस्वारे क्या कहता है, इसको संयंता बनाओ। संयंता बनाओगे तो कौन सी संधि से हुआ, अनुस्वार संधि से। सूत्र कौन सा लगा भाई, सूत्र लगा मोनुस्वार है। अब ये कहता है यहां पर जो अनुस्वार है ना उस अनुस्वार का परस्वरण करो, तो परस्वरण करेंगे तो इसका क्या बनेगा भाई, चंद्र बिंदु वाला यह बनेगा और यंता सेम टू सेम रहेगा, यंता सेम टू सेम रहेगा। इस यह के कारण इस अनुस्वार का चंद्र बिंदु वाला यह बना, बाकी कुछ नहीं किया आपने। सह वैसा का वैसे लिखा, यंता ऐसा कैसे लिखा, बीच में अनुस्वार है उसका चंद्र बिंदु वाला यह लिखा। तो यहां पर आप लोग जो है ऐसा कर सकते हो, ऐसा ऐसा, ये समझ में आया, यह आधा है उसके ऊपर चंद्र बिंदु है, और संयंता ऐसा भी लिख सकते हो। ये किससे हुआ कि ये परसवर्ण संधि से हुआ, परसवर्ण संधि से। सूत्र कौन सा, कि वापदांत से, समझ में आया, अनुस्वार से यही परसवर्ण है, वापदांत से नहीं है। यहां पर अनुस्वार से यही परसवर्ण है, क्योंकि यह प्रत्याहार आ रहा है, इसलिए यहां पर अनुस्वार से यही परसवर्ण सूत्र लगेगा। तो आपको समझ में आ गया। इसी तरह से आप देखिए सम प्लस वत्सर लिख सकते हो, सम प्लस वत्सर, वत्सर तो संवत्सर होता है ना, तो एक तो पहले इसका अनुस्वार बना दो, संवत्सर बन जाएगा, और एक इसका आधा वह बना दो चंद्र बिंदु वाला, तो ये आधा वह हो गया, ऊपर चंद्र बिंदु आ गया, अब वत्सर लिख दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो आपको समझ में आ गया, संवत्सर, संयंता, इस तरह से आपको जो है ये परस्वर्ण संधि के अंदर लय का और रय का भी आपको ध्यान रखना है। अब आपके परस्वर्ण संधि का अंतिम सूत्र है, तीसरा सूत्र है, छोटा सा सूत्र है, तोरली। तोरली को कुछ लोग अलग संधि मानते हैं, लेकिन संधि परस्वर्ण ही है। वहां पर 3 संधि होती है परस्वर्ण की। पहली आपको जो है 5वें वर्ग के अनुसार बताइए, दूसरी आपके जो है संयंता वगैरह वो आपके वापदंत के अनुसार बताइए, और ये तीसरा जो है आपके यहां पर तोरली के हिसाब से बता रहे हैं। हालांकि जो यही परस्वर्ण है वो एक ही प्रकार है, उसमें यरा लेव है थोड़ा अलग पड़ जाता है, इसलिए अलग से बताया। बाकी आपके 5 वर्ग और यरा लेव की जो संधि बन रही है वो एक ही है परस्वर्ण, लेकिन ये तोरली अलग से है। ये परस्वर्ण कैसे बनती है, तोरली। तोरली के अंदर त का लय बनाओ, तय का क्या बनाओ, लय बनाओ, तय का क्या बनाओ, लय बनाओ। कब बनाओ, कब बनाओ, जब बाद में लय आ जाए, ठीक है ना। तो वहां पर आपके जो यहां पर त वर्ग है, यहां पर त वर्ग है, त वर्ग पूरा का पूरा लिख देते हैं, त थ द ध न। तो यहां पर क्या बनेगा, इस लय के कारण तोरली सूत्र क्या कहता है, द्वितीय पद का प्रथम अक्षर लय हो, कौन सा हो, लय हो, और प्रथम पद का अंतिम अक्षर। देखिए जो अनुस्वार संधि पड़ी उसमें तो अलग था, यहां पर अनुस्वार और यहां पर लय बनेगा, तो इसका चंद्र बिंदु वाला लय बनेगा, वो अलग चीज है। वो तो आपकी अनुस्वार संधि है, लेकिन सॉरी ये तो आपकी परस्वर्ण संधि का यही परस्वर्ण है, सूत्र था उसके हिसाब से। ये तोरली कहता है कि यहां त वर्ग आएगा, तो त वर्ग आएगा तो त का क्या बनेगा, लय बनेगा भाई, इस लय की वजह से। थ का भी लय बनेगा, द का भी लय बनेगा, ध का भी लय बनेगा। लेकिन ध्यान रहे यहां बहुत बड़ी मिस्ट्री है। यहां पर निश्चय पदांत से एक सूत्र आया था, पहले निश्चय पदांत से एक सूत्र है, उसकी वजह से नय का अनुस्वार बनता है। नय का क्या बनता है, अनुस्वार बनता है, और अनुस्वार का क्या बनता है, अनुस्वार का लय बनता है, ऐसे भी बनता है। और सीधा इस लय का क्या बनाओगे, चंद्र बिंदु वाला लय बनाओगे। यहां पर तो सब सिंपल वाले बनेंगे, लेकिन यहां पर चंद्र बिंदु वाला लय बनेगा। वो कैसे बनेगा, इसका तो सीधा सीधा क्या बनेगा, इसका नय का तो सीधा का सीधा लय बनेगा, सीधा का सीधा लय बन गया। लेकिन निश्चय पदांत से कहता है कि ये अंतिम वर्ण है, इसलिए इसको आप अनुस्वार मान सकते हो, इसलिए यहां पर आपके लय है वो चंद्र बिंदु वाला बनेगा, क्योंकि नय का तो चंद्र बिंदु वाला लय बनेगा, बाकी तय का लय बना दो, थे का लय बना दो, दय का लय बना दो। ये तोरली है भाई, तोरली लय की वजह से त वर्ग को लय बनाता है, लेकिन न को चंद्र बिंदु वाला लय बनाता है। अब यहां पर 2 उदाहरण आपको जो है बता रहे हैं, एक तत् प्लस लीन, तो यहां पर लय आ रहा है, यहां पर तय आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे, तल प्लस लीन कर देंगे, क्योंकि लय की वजह से त वर्ग को लय बनना पड़ता है। तो यहां पर हो गया तल्लीन, यहां पर क्या बन गया, तल्लीन बन गया।
तो तल्लीन, तल्लय, इस तरह के शब्द होते हैं ना, उसमें तोरली, तोरली मतलब परसवर्ण भैया। तो यहां पर परसवर्ण संधि है जहां पर डबल लय आते हैं। लेकिन यहां क्या पोजीशन होगी, यहां पर ये न है और यहां पर लय है, तो लय कहते हैं कि भाई त वर्ग का मैं तो लय बनाता हूं, तो त वर्ग का लय बनाओ भाई। न का त थ द ध न, ये त वर्ग का है तो यहां पर आपके लय बनेगा और यहां पर लिखते रहेगा, क्योंकि सन के अंदर आपको पता है कि यहां पर अस धातु सत्री प्रत्यय पुल्लिंग है, तो सन लिखती है, ऐसा कहीं पर पोजीशन बन सकती है, तो उस दशा में आपके यहां पर सल प्लस लिखती हो गया। फिर कहेगा ये तो अंतिम है भाई, तो निश्चय पदांत से कहता है कि इसको सल प्लस लिखते, ऐसा लिखो, ऐसा लिख दिया, और उसके बाद में क्या होगा, हो जाएगा संलिखती। ये ध्यान से देखो, यहां पर अनुस्वार कहां आएगा, ये आधा लय इसके अंदर आ गया और उसके बाद में ये लिखती वाला लय आ गया, लिखती। तो यहां पर आपके जो है चंद्र बिंदु इसके अंदर नहीं आएगा, चंद्र बिंदु यहां पर आएगा, संलिखती, संलिखती। तो इस तरह से आपका जो है ये परसवर्ण संधि आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं पूर्व सवर्ण संधि की। पूर्व सवर्ण संधि बहुत ही अच्छे से समझ लेना, पर सवर्ण संधि तो आपने समझ ली इसके जस्ट पहले। अब आपको पूर्व सवर्ण संधि पढ़ाते हैं। तो इसका जो सूत्र है, सबसे पहले सूत्र माइंड में रखना कि यहां सूत्र है झयो हो अन्य तरश्याम, अन्य तरश्याम, ये आपका सूत्र है, जयो हो अन्य तरश्याम, जयो हो अन्य तरश्याम सूत्र है। चलो इसको डिटेल से बाद में करेंगे, पहले बता दें पूर्व सवर्ण संधि आई कहां से। देखिए एक संधि है जस्त्व, सबसे बड़ी है, उसके अंदर यहां पर झय प्रत्याहार आता है। झय प्रत्याहार में तीसरा आपके जो है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आता है, ठीक है ना। उसके बाद में जस्त्व संधि में तीसरा, चौथा, पांचवा य, र, ल, व, ह और कोई भी स्वर। तो ये आपकी पोजीशन कौन सी है, जस्त्व संधि की है। तो इस जस्त्व संधि में से दो संधि निकली। कौन सी संधि, दो संधि निकली। दो संधि कौन कौन सी, कहां कहां से निकली, देखिए एक तो पांचवा अक्षर है, हमने आपको बताया अनुनासिक संधि में। अनुनासिक संधि में आपने कहा कि द्वितीय पद का प्रथम अक्षर पांचवा हो तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हो तो उसका पांचवा भी बनता है। क्या बनता है, पांचवा भी बनता है। तो वो आपकी अनुनासिक संधि थी, अनुनासिक संधि। तो अनुनासिक संधि कहां से निकली, अनुनासिक संधि जस्त्व संधि से निकली, यानी ये वैकल्पिक संधि है। यहां पर जस्त्व संधि तो तीसरा बनाता है, उधर कुछ नहीं बिगड़ता है। और यहां पर आप देख रहे हो ह, ये जो ह, ये ह भी संधि कराता है पूर्व सवर्ण संधि। तो ये जो ह संधि कराती है पूर्व सवर्ण संधि, वही अपनी ये संधि है। यानी जहां पर पूर्व सवर्ण संधि होगी वहां पर जस्त्व संधि भी होगी। तो क्या होगा, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, उसके बाद में क्या आ जाएगा, ह। तो यहां पर तो आ रहा था पांचवा, यानी पांचवा डबल संधि करवाता है। और एक तो जस्त्व है ही है और एक आपके पूर्व अनुनासिक संधि कराता है। और आपके जो है प्रत्यय भाषायाम नित्यम में हमेशा के लिए अनुनासिक संधि होती है। अब ये ह, ये भी डबल संधि करवाता है। तो ये कैसे करवाता है, ये एक तो यहां पर है की वजह से तीसरा बनता है, वो तो बनेगा ही, ये तीसरा बनता है वो तो बनेगा ही। लेकिन इसके अलावा ह उसी वर्ग का, ध्यान से सुनना, उसी वर्ग का चौथा दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, उसी वर्ग का चौथा बनेगा, उसी वर्ग का चौथा बनेगा जो पहले होगा, जो पहले होगा, पहले होगा। तो यहां पर इसका नाम पड़ा है ना संधि का, वो है वो चौथा बनता है किसी भी वर्ग का, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आएगा, ठीक है ना। क्योंकि आपके झय प्रत्याहार है, झबैया, धड़गस, झबैया, घड़दस, जब घड़दस है, खब झड़ तब थचड़ तब कप है ना, यह तक है। तो यहां पर आपके पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है। तो जो जिस वर्ग का है पहला, जिस वर्ग का दूसरा है, जिस वर्ग का तीसरा है, जिस वर्ग का चौथा है, जिस वर्ग का तीसरा बन रहा है, उसी वर्ग का ये चौथा बनेगा। यानी पूर्व स वर्ण, पूर्व यानी पहले के, स यानी समान वर्ण बनता है, ये ह पहले के समान वर्ण बनता है और वो चौथा बनता है, इसलिए इसको पूर्व सवर्ण कहते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर के सुन
सुरक्षित रख सकते हो, समझ सकते हो वीडियो को वापस रिपीट करके, क्योंकि बात यहां पर समझनी है। जस्त्व संधि के अंदर से दो संधियां निकलती है। पहली जस्त्व संधि अच्छे से माइंड में रखनी है। अनुनासिक संधि हमने पढ़ ली, छठी संधि पूर्व सवर्ण संधि पढ़ रहे हैं, उसके अंदर ह का पूर्व सवर्ण होता है, यानी ह वो कन्वर्ट हो जाता है पहले वाले जैसा, चौथा बनता है, कभी भी पांचवा नहीं बनता है। पर सवर्ण संधि में तो म का जो अनुस्वार बनता है उस अनुस्वार का पांचवे में कन्वर्ट होता है, बाद वाले जैसा बनता है, बाद वाले का अंतिम वर्ण बनता है, वो अनुस्वार संधि है। अनुस्वार के बाद में पर सवर्ण संधि है, लेकिन पूर्व सवर्ण में पहले वाले जैसा बनेगा ह, ये ह पहले वाले जैसा बनेगा, लेकिन वो ह पहले वाला जैसा बनेगा तो वो कौन सा, जो आपके जो पहले वाला तीसरा बनेगा ना, उस तीसरे का तीसरा कौन से वर्ग का है, उसी वर्ग का ये चौथा बनेगा ह। उदाहरण से समझाते हैं। तो उदाहरण देख लीजिए, यहां पर लिखा है वाक प्लस हरि। तो देखिए यह का पहला है और उसके बाद में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा यरलव है या फिर कोई भी स्वर, यह पोजीशन याद रखना, विसर्ग संधि में भी काम आएगा। तो यहां पर ह आ गया तो इसका कौन सा बनेगा, तीसरा बनेगा, वाग प्लस हरि, ठीक है ना, वाग प्लस हरि। तो यहां पर झयो हो, अन्य तरह से हम सूत्र व्याख्या यह है कि झय प्रत्याहार का ह बनेगा, झय प्रत्याहार आने पर उसका जो आपके जस्त्व संधि कार्य होगा और उसके बाद में है आ गया तो अन्य तरह से हम यानी उसी वर्ग का चौथा बनेगा। तो यहां पर वाग प्लस हरि है, ये तो आपके जस्त्व संधि से हुआ। कौन से संधि से हुआ, जस्त्व से हुआ। और उसके बाद में देखिए वाग प्लस हरि, उसके बाद में ये ग तो वैसा का वैसा रहेगा और है का क्या बनेगा, है का बनेगा आपके जो है चौथा। तो ये पहले जो है पूर्व सवर्ण यानी पूर्व में ग है तो उसी वर्ग का चौथा बनेगा। तो ग कौन से वर्ग का है, ग क वर्ग का है, क ख ग घ ड़ ये होता है ना। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। तो ये क था वो तो तीसरा बना, ये तो तीसरा बना, ठीक है ना। ये तो जस्त्व संधि का नियम है भैया, याद नहीं है तो पीछे जाकर देख लो, और जिसको याद है वो बोरिंग मत होना, देखते रहना। रिवाइज इज सो मस्ट, क्योंकि वैलिडिटी बढ़ती है। कोई भी चीज आपको याद है और ये सोच लेते हो कि मुझे तो याद है, भूल जाओगे। रिवीजन मस्ट बी देयर, ओके। तो यहां पर क का तो ग बना ये जस्त्व से, लेकिन ये ग कौन से वर्ग का है, क वर्ग का, उसी वर्ग का चौथा कौन है, घ। तो इस है को घ बनाओ, ये बनाया घ और री लिख दिया। बात समझ में आ रही है ना। तो इस तरह से हमने जो है यहां पर घ लिख दिया। तो शब्द क्या बनेगा, शब्द बनेगा आपका वाघरी, वाघरी। और ये आपकी वैकल्पिक संधि है। कौन सी संधि है, वैकल्पिक संधि है, यानी आप संधि कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। ये ऐसा भी लिख सकते हो और आप वाघरी ऐसा भी लिख सकते हो, यानी कि इस है का चौथा बना भी सकते हो और नहीं भी बना सकते हो। तो दोनों शब्द राइट है। यहां पर मैंने एक दूसरा शब्द लिखा है तत् प्लस हित, तत् प्लस हित। तो ये त कौन सा है भाई, त आपके त वर्ग का है, त वर्ग का है तो इसका तीसरा बनाओ, क्योंकि बाद में ह आ रहा तो जस्ट वैसे क्या बनेगा, तद प्लस हित। अब ये संधि तो हो गई, वैकल्पिक संधि तो हो गई, तद्धित। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, यहां ऐसे लिखेंगे तद, तद्हित। तो द यहां पर लिख दिया और है नीचे लिख दिया, तद्हित ऐसे करके लिख दिया। तो यहां आप ऐसे लिख सकते हो तद्हित, तद्हित, ये सही हो गया। लेकिन जब इसका और ज्यादा अपन करेंगे पूर्व सवर्ण, तो इसके पहले वाला त वर्ग का है तो उसी वर्ग का चौथा त थ द ध होगा, तो तद और धित होगा, क्योंकि ये ध बना है का चौथा बनता है भैया, कोई भी वर्ग होगा उसका चौथा बनेगा। तो यहां पर द के नीचे ध लिख देंगे, तो ये द ऊपर आएगा क्योंकि पहले है, ध नीचे आएगा और ये मात्रा ध के है, ऐसा नियम है। तद्धित, जो तद्धित प्रत्यय होते हैं ना आपके, वो वाले। और एक बहुत ही ज्वलंत उदाहरण आपको दे रहे हैं जो वर्णमाला में हमने पढ़ा था, उस टाइम आपको बताया था कि जब आपको पूर्व सवर्ण संधि पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे कि ये कैसे हुआ। एक सूत्र है उकालो अज्रिस्व दीर्घ प्लुत। तो ये अज्रिस्व शब्द है, उसके अंदर से हमने लिया है। तो इसका संधि विच्छेद होगा अच प्लस ह्रीश्व, अच प्लस ह्रीश्व। तो ये च कौन से वर्ग का है भैया, ये च वर्ग का ही है। उसका पहला है तो उसका तीसरा बनाओ, क्योंकि बाद में ह आ रहा है तो अज बन गया। और उसके बाद में ह्रीश्व,
ह्रीश्व के अंदर जो है वो है का पूर्व सवर्ण होगा, यानी जय कौन से वर्ग का है, जय आपके च वर्ग का है, तो उसी वर्ग का क्या बन जाएगा, उसी वर्ग का चौथा बन जाएगा, झ बन जाएगा। लेकिन इसके नीचे री की मात्रा है, तो यहां पर आपके ह्रीश्व नहीं है, ह्रस्व है, ठीक है ना, तो यहां पर झ्रस्व बन जाएगा। तो यहां क्या बन जाएगा, अझ्रिश्व। अझ्रिश्व के अंदर जो आपके है अच ह्रीश्व, अच का मतलब स्वर, ह्रीश्व का मतलब ह्रीश्व स्वर। इस तरह से आपके जो है ये पूर्व सवर्ण संधि आपको समझ में आई है। अब आपकी है गमोडागम संधि, ये आगम संधि है। आगम संधि आपके तीन प्रकार से यहां समझ रहे हैं, तो साथ में आपके गमोडागम संधि है, उसके बाद में तुकागम संधि है, उसके बाद में कुक टुक गागम संधि है। तो ये तीनों हम यहां पर समझ लेते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। आगम संधि आपके लिए समझना अति आवश्यक है। तो इसका सूत्र है गमो हश्वाद गमुण नित्यम, गमुण नित्यम। तो यहां पर गमो हश्वाद गमुण नित्यम सूत्र है। ये क्या कहता है, ये यूं कहता है कि देख, सबसे पहले हश्वाद लिखा है। हश्वाद के अंदर कौन सी विभक्ति है भैया, हश्वाद के अंदर पंचमी विभक्ति है, और पंचमी विभक्ति होती है वो प्रथम पद का अंतिम अक्षर होता है। तो यहां पर हश्व स्वर आ गए, जितने भी हश्व स्वर है वो सारे आ गए। हश्व स्वर कितने होते हैं, ए ई उ री लृ, आप जानते हो। तो ये हश्व स्वर है। उसके बाद में गम, गम क्या आ रहा है, गमो हश्वाद गम, गम प्रत्याहार है। तो आपको पता है यम गण नम, तो यहां पर गम प्रत्याहार हमने ग से लगाकर न तक किया। तो यहां कितने अक्षर काउंट हो रहे हैं, ग ण और न, ये तीन हो रहे हैं। तो यहां पर लिखेंगे तो ग ण और न, ये लिखेंगे। हश्व स्वर हो, उसके बाद में ग ण न हो, और उसके बाद में क्या होना चाहिए, वो भी कंडीशन यहां पर तीनों एक साथ में होने चाहिए, तीनों लोग एक सामने आने चाहिए, तब जाके त्रिपुरारी राक्षस मारा जाएगा। तो यहां पर स्वर होगा, कौन क्या होगा, स्वर। यहां पर हश्व स्वर की जरूरत नहीं है, कोई भी स्वर आना चाहिए। व्यंजन आया तो यह संधि नहीं बनेगी, ठीक है ना, क्योंकि व्यंजन आया तो वो अनुस्वार है, नश्च पदांतस्य वाले सूत्र है वो लागू हो जाएंगे। तो यहां पर हश्व स्वर होना चाहिए पहले, और उसके बाद में गण और न आना चाहिए, उसको गम प्रत्याहार कहते हैं। तो हश्वाद हश्व स्वर से गमो गमुण, यानी गम है उसको गमुण, यानी कि आप जो गम प्रत्याहार है उसको गम प्रत्याहार में डबल करो, नित्यम यानी हमेशा के लिए, इसमें कोई वैकल्पिक संधि नहीं है। तो ये डबल बन जाएंगे, इसको द्वित्व आदेश होगा। इसको क्या आदेश होगा, द्वित्व आदेश होगा। जैसे यहां पर ही समझा देता हूं, सन प्लस अच्युत, ऐसा मैंने लिखा है, सन प्लस अच्युत ये लिखा है। अब यहां पर ध्यान से कंडीशन अप्लाई करते हैं। देखिए स को हलंत किया, अंदर से क्या निकला, अ के बाद में क्या है न, और उसके बाद में क्या है अ, और चयुत को इधर रख दो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये कंडीशन पूरी अप्लाई हो रही है। ये न आ गया और उससे पहले हश्व स्वर आ गया, ठीक है ना, उसके बाद में स्वर आ गया कि हाँ ये हश्व स्वर आ गया, और उसके बाद में ये स्वर है, ये हश्व होना जरूरी नहीं है, ये यहां पर आ गए और ये न आ गया। तो इसको डबल करो, किसको डबल करो भैया, इस न को डबल आदेश करो, न को डबल आदेश किया और वैसा का वैसा लिख दो। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से आप लोग जो है ये डबल आदेश करोगे, और जब संधि करोगे तो डबल ही रखोगे। तो स के अंदर है मिलाया स, और ये न आधा, और इस न के अंदर ये अ जुड़ गया न, और उसके बाद में चयुत, इस तरह से सन्नच्युत, इस तरह से ये आपका शब्द बनेगा। एक शब्द है आपका तस्मिन्नेव, यहां पर डबल न दिखते हैं, इसका मतलब आप डबल न या फिर डबल ग न और न, ये तीन चीज जहां पर डबल दिखती है वहां पर आपके कौन सा है, ये गमुडागम संधि हो सकती है। तो ध्यान से देखिए, एक तो आप ऐसा करोगे, जब डबल दिखता है तो पहला वाला है उसको ऐसा कैसा लिख दो, तो पहले वाले को ऐसा कैसे लिखा, तस्मिन हो गया, और बाद वाले को डिलीट मार के उसके अंदर से स्वर निकालो, और स्वर निकाला तो
एव बन गया, तस्मिन एव। ये आपका संधि विच्छेद करने का तरीका बता दिया। नहीं समझ में आया तो रिपीट करके देख लो भैया, यहां पर कौन से ज्यादा पैसे लगते हैं। अब यहां पर ये कहता है इस न से जस्ट पहले अ की जो ई की मात्रा है, तस्मिन ई की मात्रा है, तो हश्व स्वर आ गया, तो इस न को डबल करो, तो हमने क्या किया, तस्मिन, तस्मिन तो वैसा का वैसा लिख दिया, एक न और ले आए और उसके बाद में ए ऐसा कैसा लिख दिया। अब न के अंदर ए जोड़ दो और ये न आधा लिख दो, तो यहां पर आप देख सकते हो तस्मिन नेव, इस तरह से आपका ये संधि हो गया। ये बात आपको समझ में आ गई। अब आपके जो 2 अक्षर और हैं उनका भी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। वैसे यहां पर केवल नियम बताए जाते हैं, क्रैश कोर्स है तो आपको सारा कुछ अध्ययन अपने आप करना होता है, लेकिन फिर भी बता देते हैं। गमुडागम संधि है तो देख लीजिए, यहां पर न आ गया, न से पहले अ की मात्रा है यानी हश्व स्वर आ गया और उसके बाद में क्या आ गया, स्वर आ गया। तो इस न को क्या भाई, क्योंकि ग न और न ये तीनों को डबल आदेश होता है, तो यहां पर भी न को डबल आदेश होगा, डबल आदेश हो गया यानी द्वित्व आदेश हो गया। तो इस न के अंदर ये ई जुड़ गया, नी बन गया और उधर श, तो ये न आधा यहां पे आ गया और यहां पर सुगण लिख देंगे, सुगणीस, सुगणीस। उसी तरह से जो है आपके यहां पर प्रत्यंगात्मा है, तो ये ग आ गया, उसके पहले अ आ गया, तो उससे पहले हश्व स्वर जरूरी है, नहीं तो यहां पर नहीं होगा। तो यहां पर ग को डबल आदेश किया और उधर आत्मा लिखा, तो यहां पर ये इस ग के अंदर आ जुड़ गया तो गां बन गया और उससे पहले वाला ग ऐसा कैसा रह गया, प्रत्यंगात्मा, इस तरह से बन गया प्रत्यंगात्मा। समझ में आ गया? आ गया भाई। अब आपको अगर गमुडागम संधि समझ में आ गई तो तुकागम भी समझ में आ जाएगी। तुकागम संधि और गमुडागम संधि में ज्यादा फर्क नहीं है, सिचुएशन सेम है। तो ये इसका सूत्र है वो है से च, छे च, छे च का मतलब और छे, छे मतलब सप्तमी विभक्ति एक वचन, 6 शब्द है उसके अंदर सप्तमी एक वचन है, यहां पर 6 आएगा तो भी आप लोग क्या करोगे, 6 आधा कर दो और उसके बाद में क्या करोगे, उसके बाद में जो है आप लोग जो यहां पर स्वर लिख दोगे और उससे पहले क्या आएगा, उसके पहले हश्व स्वर आएगा। क्या आएगा, हश्व स्वर आएगा। तो ध्यान से देखो, ये तुकागम संधि है और यहां पर ये श है और उसके बाद में कोई भी क्या है, स्वर है। पोजीशन एकदम क्लियर होनी चाहिए तुकागम संधि की। यहां पर हश्व स्वर होना चाहिए, ये कौन कहता है, ये गमुडागम संधि कहती है। और यहां पर स्वर होना चाहिए, ये कौन कहता है, ये गमुडागम संधि कहते हैं। तो पहले गमुडागम पढ़ना जरूरी है, उसके बाद में यहां पर 6 आया है, तो यहां 6 की जगह पहले क्या था, ये गम प्रत्याहार था, लेकिन यहां पर 6 आया है, 6 के अंदर कोई भी स्वर है तो ये 6 के अंदर स्वर ही होगा भैया। द्वितीय पद का प्रथम अक्षर है, उसके अंदर यहां स्वर की इतनी गणना करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा हश्व स्वर के बाद में 6 आया तो यहां पर क्या होगा, आगम होगा, द्वित्व नहीं होगा, आगम होगा। यहां पर क्या है, यहां पर तो द्वित्व आदेश हुआ था, डबल किया था द्वित्व, और आगम का मतलब क्या होता, मन से लिखो। मन से क्या लिखोगे, यहां पर तुक आगम करोगे, तुक प्लस आगम। तुक प्लस आगम में कौन सी संधि है, तुकागम, ठीक है ना, तुक प्लस आगम, तुकागम। तुक के अंदर तुक के तुक, तुक किसे कहते हैं, त को कहते हैं, त का आगम होगा, आगम मतलब मन से लिखोगे। तो यहां पर एक शब्द से समझ लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के सुरक्षित रख सकते हो आप लोग। अब देखिए यहां पर 3 शब्द मैंने लिखे हैं, ध्यानपूर्वक देखिए। अव प्लस छेद, अव प्लस छेद के अंदर आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहां पर तुकागम संधि है। तुकागम संधि के अंदर देखिए यहां पर द्वितीय पद का प्रथम अक्षर 6 है, क्या है, उसके बाद में स्वर है, कि हाँ है, क्या ए, ए यहां पर स्वर है और उससे पहले क्या है, हश्व स्वर है। तो यहां पर तुकागम करो, यहां पर तुकागम करो मतलब यहां पर तय का आगम करो। तो यहां पर अव त और छेद ऐसा बना, अव त प्लस छेद। तो यहां पर त का आगम हुआ लेकिन संधि के अंदर अपन को त नहीं मिलेगा। उसका कारण क्या है, यहां पर च वर्ग है और यहां पर त वर्ग है। इसके जस्ट बाद में जो अपन 7वीं 8वीं 9वीं संधि है, कुक टुक गम के बाद में सचुत्व संधि पढ़ेंगे। आपको पता है सचुत्व संधि तो यहां पर आपके काम आ रही है, नहीं पता है आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको सचुत्व संधि में यह बात समझने को मिलेगी कि यहां पर ज वर्ग है और यहां पर त वर्ग है, तो त वर्ग का भी च वर्ग बनेगा। तो यहां पर त का च बना दिया और यहां पर छेद लिख दिया। ये संधि भी यहां पर कंपलसरी है, ये तो तुकागम संधि है, ये सचुत्व संधि है, दोनों संधि यहां पर साथ साथ में होगी। तो यहां पर क्या बनेगा,
अवच्छेद, अवच्छेद शब्द सही है। अवच्छेद का संधि विच्छेद करेंगे तो च का लोप कर दो, अव प्लस छेद बन जाएगा। अब परिच्छेद, इसके अंदर सेम टू सेम बात है, आप देख सकते हो यहां पर छ आया और यहां पर हस्व स्वर है, यहां पर अहस्व स्वर है, यहां पर ई हस्व स्वर है, तो यहां पर तुकागम हुआ, तय का च बना, परिच्छेद बना। समझ में आने वालों को आ गया? नहीं आने वाले ध्यान से देखो, यहां पर छ है और उससे पहले हर्ष स्वर है, तो यहां पर क्या बनेगा? तुकागम होगा। तुकागम का मतलब होता है तय का आगम होगा। अब यहां च वर्ग होने की वजह से यहां पर तय को क्या बन जाएगा? च बन जाएगा, तो यहां पर अनुच्छेद बन जाएगा। इस तरह से लिखते हैं अनुच्छेद। तो अनुच्छेद में आपके कौन सी संधि है? तुकागम संधि है। अनुच्छेद, अवच्छेद, परिच्छेद, ये तीन शब्द याद रखना, तुकागम क्लियर हो जाएगा। तो गमुडागम और तुकागम हमेशा आपको साथ में पढ़ना चाहिए। अब आपके ये जो आगम वाली संधि है, कुक टुक गागम, कुक टुक गागम संधि है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे आप लोगों को याद तो करना ही पड़ेगा। इसका सूत्र है, उसके हिसाब से अपन समझ लेते हैं कि यहां पर गणों, कौन सो गणों, और उसके बाद में कुक कुक टुक शरी, कुक टुक शरी। तो यहां पर देखिए गणों, गणों का मतलब होता है गण प्रत्याहार। गण के अंदर क्या क्या आता है? गणों का मतलब प्रत्याहार नहीं है, ये एक तो ग और एक ण, ये दो वर्ण है आपके, और उसके बाद में एक है कुक और एक है टुक और एक है शरी, एक है कुक और एक टुक और एक है शरी। शरी, कुक का मतलब क और टुक का मतलब ट और शरी का मतलब होता है शर प्रत्याहार। शर प्रत्याहार में श शर आता है, श श श, और इसमें सप्तमी विभक्ति है, मतलब ये द्वितीय पद का प्रथम अक्षर क्या होगा? शर प्रत्याहार होगा। क्या होगा? श श श होगा। और यहां पर क्या होगा? यहां पर आपके जो है दो अक्षर होंगे, केवल और केवल दो अक्षर, एक तो ग और एक ण। यहां पर ग और एक होगा ण। अगर यहां पर ग आया तो यहां पर कुक यानी क का आगम होगा, क का आगम करोगे, और यहां पर न हुआ तो न का क्या होता है? ट, क्योंकि इसका पहला होता है क और न का पहला होता है ट, तो गण यानी गय होने की वजह से तो क का आगम होगा, न हुआ तो ट का आगम होगा। पोजीशन क्लियर करते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। पोजीशन आपके सामने है, यहां पर इसने कहा गण, गण के अंदर एक तो ग और एक ण, तो आपके कुक टुक शरी, शरी का मतलब ये यहां पर द्वितीय पद का प्रथम अक्षर लिख दिया, तो क्रमशः है कुक और टुक। क्रमशः मतलब यहां पर तो क का आगम होगा, ग हुआ तो क का आगम होगा, और न हुआ तो किसका आगम होगा? आगम होगा ट का आगम होगा, कुक टुक शरी। इस तरह से आपका ये आगम होता है, और ये भी वैकल्पिक होता है। तो उदाहरण देके आपको समझा देते हैं। तो देख लीजिए आप लोग, यहां पर वांग प्लस शिक्षा, तो ये पे क्या है? ग, और ये क्या है? शर प्रत्याहार। तो यहां पर वांग के बाद में अपन क्या करेंगे? ये ड़ है तो क का आगम करेंगे, वांग शिक्षा। इस तरह से आप इसका शब्द बनाओगे, वांग शिक्षा, इस तरह से शब्द बनेगा। और ये मतलब वैकल्पिक है, इसलिए आप ये भी लिख सकते हो वांग शिक्षा, ये भी राइट है, वो भी राइट है। समझ में आ गया? इसी तरह से एक और था न, तो उसको आप लिख सकते हो सुगण शिक्षा, सुगण शिक्षा, क्योंकि श श श कोई भी आ सकता है, तो यहां पर आप लिख सकते हो सुगणट, सुगणट, ये न भी आता है, ट भी आता है, तो सुगणट शिक्षा ये शब्द बनेगा, सुगणट शिक्षा। टुक का आगम होगा, ऐसा भी लिख सकते हो और ऐसा भी लिख सकते हो, सुगण, सुगुण, ट का आगम नहीं करोगे, सुगुण शिक्षा, ये भी राइट है आपके। यहां पर नया आधा भी कर सकते हो, सुगुणट शिक्षा। ये शब्द बनते हैं भैया, बनते हैं तो बनते हैं, याद रखना है। कुक टुक आगम होता है तो होता है। अब ये आगम वाला बात पूरा हो गई। अब आपकी योग विशिष्ट संधि है, सचुत्व और इष्टुत्व है, वो पढ़ाते हैं। चलिए, सचुत्व संधि है, इसका सूत्र आपको बताते हैं। इस्तो सचुना सचु, सचुना सचु, तो ये आपका सूत्र है और ये योग विशिष्ट संधि है। यहां पर क्या है कि प्रथम पद का अंतिम अक्षर और द्वितीय पद का प्रथम अक्षर पूरा का पूरा वर्ग चेंज हो रहा है। पहले तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें अक्षर इस तरह से नंबरिंग आपके पहला, दूसरा, तीसरा था। अब यहां पर पूरा वर्ग का वर्ग चेंज हो रहा है, पहला दूसरा नहीं है। तो इस्तो का मतलब होता है स और त वर्ग, त वर्ग, ठीक है ना। और सचुना, और यहां पर सचु का मतलब होता है श और च वर्ग,
ठीक है ना। तो ये कितने अक्षर हुए, ये 6 अक्षर हुए, ये कितने हुए ये। और सचुना के अंदर जो है तृतीया विभक्ति है, तृतीया विभक्ति है तो इसके द्वारा या कारण, इसके कारण, किसके कारण, सचु, सचु का मतलब ये श और च वर्ग के कारण, इन 6 अक्षरों के कारण इस्तो हो, इसके अंदर षष्ठी विभक्ति है, इसके अंदर कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है। इस्तो यानी स और तय वर्ग, ये जो 6 अक्षर है इनका, षष्ठी का मतलब क्या होता है, 6 अक्षर षष्ठी विभक्ति, इनका, इनके द्वारा ये बनेगा, यानी कि त वर्ग के बाद में च वर्ग आया तो इस च वर्ग के कारण इसका ये बनेगा, मतलब तय वर्ग का भी च वर्ग बनेगा। ये है सचुत्व संधि। समझ में आया कि नहीं आया, तो डिटेल से समझाते हैं, नहीं आया तो देख लीजिए भैया, यहां पर त वर्ग है और यहां पर च वर्ग है, यहां पर च वर्ग है और यहां पर त वर्ग है, यानी च वर्ग का, च वर्ग है उसके कारण सचुना, सचुना मतलब च वर्ग के कारण इस्तः यानी स और त वर्ग, सचु यानी च वर्ग बनेगा। च वर्ग के कारण त वर्ग है वो च वर्ग बनेगा, यानी च वर्ग बनेगा तो तय का क्या बनेगा, च बनेगा, थ का क्या बनेगा, छ बनेगा। पहला है तो पहला बनेगा, दूसरा है तो दूसरा बनेगा, तीसरा है तो तीसरा बनेगा, न तो द का ज बनेगा, ध का ज बनेगा, न का य बनेगा, और इस श का क्या बनेगा, ये शंकर वाला स बनेगा, क्योंकि ये च वर्ग का छठा अक्षर है और इसके कारण बनेगा तो इसके तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। कुछ लोग कहते हैं तय वर्ग के बाद में च वर्ग आया तो त वर्ग का च वर्ग बनेगा, लेकिन ये बताना भूल जाते हैं च वर्ग के बाद में त वर्ग आया तो भी इस तय वर्ग का क्या बनता है, च वर्ग बनता है, च छ ज झ य, और क्या बनेगा, श बनेगा। अगर च वर्ग के बाद में, क्योंकि वहां पर च वर्ग प्रथम पद का अंतिम अक्षर हलंत होना जरूरी है, द्वितीय पद का प्रथम अक्षर हलंत होना जरूरी है नहीं है, लेकिन ये हलंत मतलब इसके अंदर जो स्वर होगा उसके कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये जो आपके मूल रूप से व्यंजन है वो चेंज होंगे। च वर्ग बाद में आया तो उसको हलंत करना जरूरी नहीं है, लेकिन उससे पहले त वर्ग है उसको हलंत करना जरूरी है, क्योंकि हलंत संधि पढ़ रहे हैं तो अभी तक आपने ये नहीं जाना कि प्रथम पद का अंतिम अक्षर हलंत होगा, लंगड़ा होगा। ये व्यंजन संधि की मुख्य पहचान है, ये पहले ही वीडियो में हमने बता दिया था जब संधि शुरू की थी। चलिए इसके उदाहरण देख लीजिए। लेकिन इस सचुत्व संधि में हमने शुरुआत में बताया 2 सूत्र है, दोनों सूत्र से यानी एक तो मना करेगा कि यहां पर सचुत्व संधि नहीं होगी, और ये जो इसको सचुना सचु है ये कहता है कि आपके जो है ये इस्ता है, इसका सचुना से सचु बनता है। तो एक है जैसे सत प्लस चित्त, तो यहां ध्यान से देखिए ये त वर्ग है और यहां पर चित्त का च है, वो क्या है, च वर्ग का है, तो यहां पर तय का च बनेगा, तो तय का च बनेगा, जो है पहला है तो पहला बनेगा। ऐसे नहीं है कि यहां पर पहला आना जरूरी, यहां पर कोई भी आ सकता है, वो एक शब्द और आपको बता देंगे। तो यहां पर क्या बनेगा, सच प्लस च के अंदर से ही निकला ऐसे ही चित्त, वापस क्या बनेगा, सच प्लस चित्त, जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा, सच्चित। इस तरह से सत प्लस चित्त का संधि विच्छेद संधि है सच्चित, और सच्चित का संधि विच्छेद है सत प्लस चित्त, और इसमें सचुत्व संधि है। दूसरा उदाहरण आप देख सकते हो, यहां पर लिखता हूं सारगिन, सारगिन जय, यहां पर ये ऐसा लिखा है, इसका संधि विच्छेद होगा सारंगिन प्लस जय। तो हमने आपको यहां पर बताया यहां पहला होना जरूरी नहीं है, तो ऐसे शब्द को देख करके आपको डरना नहीं, सारंगिन, सारंगी को अलग ही रखो और ये नया लेके आओ और जय लेके आओ, बस प्लस के पास पास क्या है उसको देखना। ये कौन सा वर्ग है भाई, ज च वर्ग है, और ये नया कौन सा वर्ग है भाई, ये त वर्ग है। तो इसको बना दो भाई, सारंगी इधर ही रखो, नए को क्या बनाओगे, उसी वर्ग का जो है तय वर्ग का 5वां है तो च वर्ग का 5वां बनाओ, यहां पर तय वर्ग का 5वां बन गया, ठीक है ना। जैसा का जैसा है वैसा का वैसा जोड़ दो, तो यहां पर सारंगीन ऐसा का ऐसा आधा है और जय, सारंगीन जय, सारंगीन जय इजिकल टू सारंगीन जय, यानी कि ये आपके इसमें सचुत्व संधि है। समझ में आने वालों को आ गया। एक उदाहरण और देते हैं, यहां पर जैसे मैंने लिखा है कि
प्लस ज्वल, ये आपका सही संधि विच्छेद है। तो यहां सबसे पहली बात यह है कि जस्त्व संधि हो रही है कि नहीं हो रही है, कि ये तीसरा है कि हाँ ये पहला है तो इसको तीसरा बनाओ, ये तय वर्ग का पहला है तो तय वर्ग का तीसरा बनाओ, उद प्लस ज्वल बनेगा, उद प्लस ज्वल बनेगा। तो ये आपकी हो गई जस्त्व संधि, ये आपके जस्त्व से हो गया। अब यहां पर जो है द है ये आपके त वर्ग का है और ये ज है वो आपके च वर्ग का है। तो च वर्ग इतना चरका है कि वो त वर्ग को भी च वर्ग बना देता है। तो ये त वर्ग का तीसरा है तो च वर्ग का तीसरा बनाएगा, त थ द तो च छ ज बना देगा, उज प्लस ज्वल। ये परिवर्तन कौन सी संधि से हुआ, कि ये सचुत्व से हुआ। तो यहां दोनों संधि कंपलसरी है और यहां पर क्या बनेगा, उज्ज्वल। इस तरह से उज्ज्वल शब्द के अंदर दोनों ज आधे होते हैं। अब आपके एक सूत्र है शात। शात का मतलब होता है कि ये निषेध है, निषेध का मतलब मना करता है, मना करता है कि आप वहां पर सचुत्व संधि नहीं करोगे। यह कहता है कि श वर्ग आएगा और श के बाद में त वर्ग आएगा तो त वर्ग को च वर्ग नहीं बनाओगे, क्योंकि आपने पढ़ा था कि च वर्ग के साथ में ये श आएगा तो उसके बाद में त वर्ग आएगा तो च वर्ग के कुछ नहीं बिगड़ेगा और त वर्ग का च वर्ग बन जाएगा। लेकिन यहां पर नहीं बनेगा। जैसे आपने लिखा विश्व और उसके बाद में लिखा है नू, तो यहां पर जो है न है वो कौन सा वर्ग है, त वर्ग है। तो यहां पर क्या होना चाहिए, विश्व और उसके बाद में न का णु होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, ये णु ही रहेगा क्योंकि शात से निषेध किया है। इसलिए यहां पर विष्णु होगा। जो विष्णु लिख रहे हैं ना विष्णु, तो वहां पर वो जो है हिंदी या मारवाड़ी या मायड़ भाषा हो सकती है, लेकिन संस्कृत में विष्णु ये सही है क्योंकि संस्कृत तो मां है और संस्कृत में विष्णु विष्णु होगा, विष्णु विष्णु नहीं होगा, भणरे प्राणी चाहे कुछ भी प्राणी। तो यहां पर देखिए संस्कृत तो संस्कृत है, ये शब्द है और एक ये शब्द है, तो इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा है आप बताइए। यहां पर आप शुद्ध शब्द बताइए। शुद्ध शब्द आप यही कहोगे, क्यों, क्योंकि आप जानते हो कि सर जो कह रहे हैं तो कुछ तो प्रॉब्लम होगी। जी हाँ, बिल्कुल संस्कृत में शब्द ये सही है और ये आपका शब्द है वो संस्कृत में गलत है लेकिन हिंदी में सही है तो है। किसी का नाम होता है तो आप कैसे भी रख सकते हो, षटकोण वाला रख सकते हो, षटकोण वाला रखा तो षटकोण वाला ही होगा। नाम तो आप कैसे भी रख सकते हो, सही गलत कुछ भी, यानी कि कैसे भी आप कोई भी नाम रख दिया तो उसके अंदर व्याकरण कंपलसरी नहीं है, लेकिन यहां व्याकरण के दृष्टिकोण से ये सही है ये गलत है। अब इसका एक उदाहरण और दे देते हैं कि जैसे आप लिखोगे प्रश्न और उसके बाद में न, तो यहां पर ये च वर्ग का है और ये है तो आप यहां पर नया करोगे प्रश्न और उसके बाद में न, क्योंकि यहां पर ये तो ष्टुत्व संधि आ गई है। चलिए दूसरा है, बिल्कुल ये सही है क्योंकि यहां पर च वर्ग है तो यहां पर यह बनाओगे, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रश्न और यह न, ये त वर्ग है तो इसका च वर्ग बनाओगे, तो लेकिन ऐसा बनाता तो आप क्या पढ़ते हो, ऐसे पढ़ते, कौन सा प्रश्न ये है रे, कौन सा प्रश्न ये है रे, ऐसे पढ़ते। लेकिन ये शात ने बोला कि इसकी जरूरत ही नहीं है, आप सीधा प्रश्न ही बोलो क्योंकि न को आप न ही बोलोगे। शात से निषेध किया है कि इस श के बाद में त वर्ग आएगा तो आप बोल नहीं पाओगे, प्रश्न ऐसे नहीं बोल पाओगे, इसलिए उन्होंने शात से निषेध किया। एक शात याद रखना, सचुत्व का सूत्र का नाम है शात और उसके अलावा जो है आपके सूत्र का नाम शात है और उदाहरण का नाम याद रख देना प्रश्न, इसी हिसाब से आपको याद रह जाएगा। अब आपकी जो है ष्टुत्व संधि, ष्टुत्व संधि के अंदर भी सूत्र है ष्टु ना ष्टु, तो ष्टुत्व संधि और सचुत्व संधि बिल्कुल एक जैसी है। इसको पूरा पढ़ा के दोनों का कंपेयर कर देंगे। तो यहां पर जो है ष्टु ना ष्टु, ष्टु ना का मतलब होता है ये षटकोण वाला स और ट, इसके कारण ष्टु यानी षटकोण वाला स और ट वर्ग, ये कितने अक्षर है, ये 6, ये भी कितने, ये भी 6, ट वर्ग के अंदर ट ठ ड न, ये 5 और एक षटकोण वाला स 6 हो गए। ये मतलब षटकोण वाले स
और ट वर्ग के कारण षटकोण वाला और स और ट वर्ग बनेगा। कौन बनेगा वो पहले इसने बता दिया, स्तो यानी स्त यानी सड़क वाला और त वर्ग का बनेगा, यानी त वर्ग को दोनों ही मारते हैं। जब च वर्ग मारता है तो कौन सी संधि बनती है, सचुत्व, और जब ट वर्ग मारता है तो कौन सी इष्टुत्व संधि बनती है। यानी यहां पर आपके त वर्ग और उसके बाद में ये स है और उसके बाद में ट वर्ग और षटकोण वाला स आ गया, तो ये ट वर्ग और षटकोण वाला स बनेगा। और उसके पहले अगर ट और षटकोण वाला स आ गया और उसके बाद में आपका त वर्ग और षटक वाला स आ गया, तो बाद वाला चेंज होगा, वो ट वर्ग और षटकोण वाले स में चेंज होगा। यानी ट वर्ग पहले हो चाहे बाद में हो, वो त वर्ग को ट वर्ग में कन्वर्ट करता है। बात समझ में आ गया क्या? यहां उदाहरण आपका है तत् प्लस टी का, तो यहां पर त वर्ग है और यहां पर ट वर्ग है, तो इसको क्या बनाएंगे, इसको भी ट वर्ग बनेगा, तट प्लस टी का। तो यहां पर ये ट आधा है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो तट्टी का, और इस ट को ऊपर ले जा करके, और यहां पर ट ये आधा होता है वो ऊपर होता है, पूरा होता है वो नीचे होता है, जो नीचे होता है उसके मात्रा होती है तट्टी का, ऐसे भी लिख सकते हो। जैसे अपन ने लिखा उद प्लस डयन, तो उद प्लस डयन के अंदर देखिए ये ड कौन से वर्ग का है, ये त वर्ग का है, और ये ड ये ट वर्ग का, ट ठ ड, और ये त थ द, तो ये तीसरा है तो उसको ट वर्ग का तीसरा बनाओ भाई, त वर्ग को ट वर्ग में कन्वर्ट करो क्योंकि बाद में ट वर्ग है, तो उड प्लस डयन। तो इसके बाद में जब इसको मिलाएंगे तो उड्डयन, इस तरह से आपका शब्द बनेगा। आपको समझ में आ गया होगा। एक उदाहरण और दे देते हैं जो सर्व प्रचलित है। यहां पर जैसे आपने लिख दिया रामस और उसके बाद में षष्ठ लिख दिया, षष्ठ ये स आ गया षटकोण वाला, तो यहां पर क्या होगा, रामस, इसको भी षटकोण वाला बनाना पड़ेगा क्योंकि ये ट वर्ग का है और ये त वर्ग का है भैया। तो यहां पर स वाली प्रॉब्लम भी ऐसे हो जाएगी, रामस षष्ठ। बात समझ में आया क्या? एक सूत्र है न पदांता टोर नाम, ये सूत्र हम आपको बता देते हैं कि यहां पर न का मतलब नहीं होगा, क्या होगा, पदांतात, इसका संधि विच्छेद करते हैं पदांतात, उसके बाद में है टोर नाम। टोर नाम, टोर नाम का मतलब होता है यहां पर ट वर्ग है और उसके बाद में पदांतात यानी पद के अंत में ये कोई पद होना चाहिए, पद किसे कहते हैं, शब्द रूप या धातु रूप, और उसके बाद में कोई शय आ जाए तो यहां पर आपके जो है इस शय का ये शय नहीं होगा। तो यहां पर जैसे मैंने लिख दिया सट और यहां पर लिख दिया संत, तो यहां पर षट संत का ये नहीं होगा, सट षटकोण वाला नहीं बनेगा क्योंकि ये ट वर्ग के बाद में वो बनता है, तो यहां षट संत ऐसा कैसा लिखोगे, ये शब्द आ जाए तो न पदांता टोर नाम सूत्र आएगा। जैसे मैंने लिख दिया सट ते, तो यहां पर त वर्ग आ गया तो भी इसका च वर्ग नहीं बनेगा, सेम टू सेम लिखोगे सट ते। समझ में आ गया? आ गया। एक इसका वार्तिक है, वार्तिक सूत्र नहीं है, कात्यायनी महाराज जी कहते हैं ए नाम नवति नगरी नाम इति वाच्यम, ए का मतलब नहीं होता है, उसके बाद में नाम, नाम ध्यान से, उसके बाद में नवति, नवति के बाद में नगरी, नगरी के बाद में नाम इति वाच्यम, यानी ये तीन शब्द हैं, नाम नवति और नगरी, ये तीन शब्द आए तो भी आपका निषेध कार्य होगा। किसका निषेध होगा? वो एक सूत्र है, वो सूत्र क्या है, उस सूत्र का निषेध होगा, यानी कि यहां पर इष्टुत्व संधि तो होगी, सूत्र है तो शी ही, ये सूत्र है तो शी, इतना सा सूत्र है। तो शी सूत्र क्या कहता है कि त वर्ग के बाद में, त वर्ग के बाद में ये शय आ जाए, ये शय आ जाए तो निषेध कार्य होगा। निषेध कार्य होगा मतलब यहां पर आपके इष्टुत्व संधि नहीं होगी, ये सूत्र निषेध करता है। ये सूत्र क्या करता है? निषेध करता है। जैसे शन षष्ठ, सन प्लस षष्ठ लिखा है तो यहां पर न है वो त वर्ग का है, तो यहां पर सत षष्ठ होना चाहिए, लेकिन यहां नहीं होगा, सन प्लस षष्ठ ही रहेगा। ये सूत्र है, ये सूत्र निषेध करता है
तो इस निषेध का फिर से निषेध किया कि बाद में अगर ए नाम, ए का मतलब नहीं होगा, ए का मतलब नहीं होता ना, सत्य है यानी सत्य है, असत्य यानी नहीं सत्य है, ये नहीं होगा निषेध, ए का मतलब नहीं होगा। अगर बाद में नाम, नवती और नगरी ये तीन शब्द आ गए तो वहां पर आपके निषेध कार्य नहीं होगा। जैसे सस प्लस नवती, ध्यान पूर्वक देखना, तो यहां पर नवती का न है वो क्या है, वो आपका जो है ट वर्ग है, त वर्ग है, तो उसका क्या होगा, उसका संधि होगा, निषेध नहीं होगा, निषेध नहीं होगा। ये ए का मतलब निषेध नहीं होगा। तो सी सूत्र था वो मना करता है कि यहां पर बाद में यहां ट वर्ग है, ये ट वर्ग है और उसके बाद में यहां पर न है, तो न का आप लोग जो है ट वर्ग नहीं करोगे, त वर्ग का ट वर्ग नहीं करोगे, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, देखिए यहां पर ट मान लेते हैं, सट प्लस नवती, तो ध्यानपूर्वक देखना, तो यहां पर संधि कार्य होगा, कैसे होगा, सट प्लस नवती का न त थ द ध न है, ये ए नाम नवती नगरी नाम इति वाच्यम वार्तिक से बना है, बाकी तो यहां पर नवती ही रहता। और ये है 96 चिन्नू को कैसे लिखते हैं संस्कृत में, आपके जो आपके गिनती नाम का टॉपिक है उसके अंदर भी है, यहां पर भी है, तो न का नवती बन जाएगा। अब नवती बन गया तो ये कौन सा अक्षर है भाई, पांचवा, तो यहां पर भी पांचवा बनाओ, ये कौन सी संधि है, ये संधि है आपकी जो अनुनासिक संधि है, णवती अनुनासिक संधि कहती है। ये तो आपके कौन सी हुई, ये ष्टुत्व संधि हुई, और ये कौन सी हुई, अनुनासिक संधि हुई, अनुनासिक संधि से, तो यहां पर क्या होगा, षणवती, षणवती मतलब छिन्नु, इस तरह से ये शब्द बनता है। तो यहां ष्टुत्व संधि भी है और अनुनासिक संधि भी है। अब आपकी व्यंजन संधि की अंतिम संधि है छत्व संधि। इस संधि के अंदर जो है ये संधि आपके जस्त्व संधि से ही निकली है। तो जस्त्व संधि से सबसे पहले अनुनासिक संधि निकली, अनुनासिक संधि आप जानते हो, उसके बाद में आपकी पूर्व सवर्ण संधि निकली, पूर्व सवर्ण संधि भी हमने पढ़ ली। अब जो आपकी ये छत्व संधि है ये निकली है, इसका सूत्र ये कहता है ये जो सश है उसका शो बनेगा अटी परे रहते। अटी का मतलब होता है अट को, अट जो आपका है जो आई उण रीलिक है, आई उण रीलिक रीलिक एओ अंग अयौच, ये तो आपके क्या आगे, स्वर आगे, उसके बाद में हय व्रट यानी हयवरट यहां तक है। तो क्या होना चाहिए बाद में, यहां पर आपके जो है द्वितीय पद का प्रथम अक्षर होगा, ये होगा, यानी कोई भी स्वर हो सकता है, या फिर आपके यरा लेवे हो सकता है, या फिर आपके जो है ह हो सकता है। ऐसी पोजीशन में यहां पर शय आया तो उसका शय बनेगा, बस इतनी सी बात है। कितनी सी बात है, ध्यान से देख लो। यहां पर जय होना जरूरी है। जय आप जानते हो जो आपके पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो ये आपके जस्त्व संधि में से ही निकली ना। यहां पर जस्त्व संधि में पहला दूसरा तीसरा आता है, और उसके बाद में यहां पर श, और यहां स के अंदर कोई भी स्वर होना चाहिए या फिर यरल होना चाहिए। तो देखते हैं तत् प्लस शिव है, तो यहां आप देख सकते हो तत् के अंदर यहां पर पहला है और उसके बाद में ये श है, श के बाद में क्या है, स्वर है ना, ई। तो यहां पर क्या बनेगा, इस तय को अभी तय ही रहने दो, यहां पर क्या बनेगा, इस शय का वो क्षत्रि वाला शय बनेगा, इसलिए संधि का नाम छत्व पड़ा। तो यहां पर शिव बनेगा, इस तरह से शिव का छिव बन जाएगा, छींक वाला छय। तो अब यहां पर सचुत्व संधि भी आएगी। ये तो किससे हुआ, ये छत्व संधि से हुआ। अब यहां पर तय का चय बनेगा, तच प्लस शिव, क्योंकि ये चय वर्ग का है, तो यहां पर जो है ये भी चय का ये भी चय का, नो प्रॉब्लम। तो यहां पर आपकी सचुत्व संधि भी हो जाएगी। दोनों संधियों से यहां पर क्या बनेगा, तच्छिव है। इस तरह से आपका यह शब्द बन गया। अब हमारे अगला शब्द देखते हैं, जिसके अंदर आपको पूरा का पूरा पता चल जाएगा कि इस संधि में क्या प्रॉब्लम है। यहां पर मैंने लिखा तत्, तो उसके बाद में श्लोक लिखा, श्लोक लिखा है,
तो यहां पर शय के बाद में क्या है, ये लय आ रहा है, तो भी यहां पर कौन सी संधि होगी, वो संधि होगी, ये शय आधा हो जाएगा और इस तरह से लिख देंगे। तो यहां पर तय का इसकी वजह से चय बनेगा, तच प्लस ये क्षत्रिय वाला श्लोक इस तरह से साथ में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तश्लोक है। इस तरह से ये शब्द आपका बन गया सचुत्व छत्व संधि का। उम्मीद करते हैं वीडियो काफी लंबा हुआ है लेकिन व्यंजन संधि पूरी हो गई है। इसी तरह से हमारे चैनल पर बरकरार रहिए। भगवान आपका भला करें। हे भगवान भला सबका करो लेकिन शुरू हमसे करो।